गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज समस्या जनित मृदाएं एवं प्रबंधन के अंतर्गत 5th सेमेस्टर सेक्शन बी जो हिंदी मीडियम है उनके विद्यार्थियों को अपर्दित मृदा के सुधार एवं प्रबंधन के बारे में बताएंगे। ये पहला चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया है। दूसरा चैप्टर का दूसरा यूनिट का पहला चैप्टर है। इसमें हम जो है कई चीज़ों को देख करके रूपरेखा बनाई है, जिसमें उद्देश्य है, इसका प्रस्तावना है, मृदा अपरदन की परिभाषा क्या होती है, मृदा अपरदन के कारण क्या हैं, मृदा अपरदन के प्रकार क्या हैं, मृदा अपरदन की क्रियाविधि कैसी है, वायु अपरदन के रूप क्या हैं, जल अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, मृदा अपरदन के नियंत्रण प्रबंधन की उपाय, उपसंहार और सीखने की प्रतिबद्धता संदर्भ के बारे में आपको हम बताएंगे। आज सबसे ये आवश्यक है कि मैं आपको इसके उद्देश्य के बारे में बताऊं, क्यों ये मैं चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और इस लेक्चर का उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों को अपर्दित मृदा के सुधार एवं प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी देना। आप जानते हैं कि जो भूमि की ऊपरी सतह है, जिसको हम मृदा कहते हैं, पर कृषि योग्य मिट्टी की 15 से 25 सेंटीमीटर परत को हम मृदा कहते हैं। यह पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्वों का भंडार है। प्रतिवर्ष मृदा का प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे मृदा एवं जल अपरदन द्वारा मृदा की ऊपरी सतह बहकर या उड़कर नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वायु एवं जल द्वारा मुख्य तत्वों का कटकर बहकर या उड़कर नष्ट हो जाता है। प्राकृतिक रक्षक कवर जैसे जो वेजिटेटिव कवर है या प्रोटेक्टिव कवर है, जैसे जंगली एवं चारागाह की कटाई से भी मिट्टी का अपरदन हो रहा है। मानव के अनावश्यक हस्तक्षेप जैसे ढलाव की जुताई एवं उसमें फसलों के उगाने से भी मृदा का अपरदन एवं जैविक पदार्थ का ह्रास हो रहा है। भारत में लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर भूमि का कटाव समस्या से प्रभावित है। इसमें 111.26 मिलियन हेक्टेयर जल कटाव से तथा 38.74 मिलियन हेक्टेयर वायु कटाव से प्रभावित है। अब अपर्दित मृदा इरोडेड सॉइल, या जिसको आप सॉइल इरोजन भी कह सकते हैं, मृदा अपरदन भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। वायु एवं जल द्वारा मृदा कणों को काटकर और बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने की क्रिया को हम मृदा अपरदन या अपर्दित मृदा कहते हैं। इसमें मृदा कणों के पृथक्करण को अनंत जमा होने की क्रिया होती है और वो मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा अपरदन के कारण क्या है? एक तो मृदा अपरदन के ऊपर वनस्पतियों का प्रभाव। अगर मान लीजिए किसी मृदा में वनस्पतियाँ उगी हुई हैं तो उस पर वायु और पानी का वेग का कम प्रभाव पड़ता है और इरोजन या अपरदन बहुत कम होता है। जंगलों की कटाई से जब पौधे चले जाते हैं तो खाली जगह हो जाता है, पानी बचता है, तो वहाँ से पानी के ड्रॉप की वजह से जो वेग के ड्रॉप हैं उससे जो है वहाँ पर इरोजन होता है और धीरे धीरे इरोजन बढ़ता जाता है और उसकी जो है इंटेंसिटी, आपकी प्रचंडता ज़्यादा हो जाती है। अब खेतों में पशुओं का अत्यधिक चरना ये ज़्यादा आजकल हो रहा है, जिसमें कि पशु जो है लोग छुट्टे छोड़ देते हैं और रात को
या सवेरे खेतों में जाके चढ़ जाते हैं। और ये बुंदेलखंड में मैंने देखा कि ये बहुत ही गंदी प्रथा है, जिसको अन्ना प्रथा कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पशुओं को छोड़ जाते हैं। पशु ही रात को किसी भी खेत में जाके चरते भी हैं और उनके खूर से जो है ये निशान पड़ जाते हैं, और जब पानी बरसता है तो जहाँ पर खूर रहता है वहाँ से मिट्टी का अपरदन होता है। तो खेतों में पशुओं का चराने से भी जो है मृदा अपरदन होता है या अपरदित मृदा बनती है। झूम खेती आप जानते हैं कि ये स्थानांतरित खेती है। पहले पुराने ज़माने में क्या करते थे, जब लोग जो है एक जगह पे खेती करते थे, खेती करने के बाद जब उस जगह की मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती थी तो फिर वहाँ से स्थानांतरित होकर के दूसरे जगह खेती करते थे। तो ये प्रथा झूम खेती की है। जंगलों में या पहाड़ों पर ये ज़्यादातर होती है। अनुचित कृषि प्रणाली, अब देखें अगर आप ज़्यादा जुताई, ज़्यादा सिंचाई और ये ज़्यादा एग्रो केमिकल ये सब का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी मिट्टी का अपरदन होता है। मृदा का उचित प्रबंधन न होना, हम मिट्टी के प्रबंधन के बारे में नहीं जानते हैं और हम उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसके वजह से मिट्टी का जो है इरोजन हो रहा है दिन प्रतिदिन और मिट्टी अपनी उत्पादकता खोती जा रही है। तो इसमें ज़रूरी है कि मिट्टी का उचित का प्रबंधन होना चाहिए। खेतों का समतल न होना, खेत अगर समतल नहीं है, असमतल है, तो आप जुताई करेंगे तो जुताई जो है स्लोप को देख के अनुसार करेंगे तो धीरे धीरे पानी ऊपर से बह करके नीचे की ओर आने लगता है और मिट्टी का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें पानी मृदा कट करके नीचे की ओर आने लगती है और मृदा। फसल अवशेषों का जानना, ये भी एक बहुत अच्छी प्रथा नहीं है। पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी में लोग फसलों को काटने के बाद उसे जला देते हैं। जलाने से क्या होता है कि मिट्टी का तापक्रम बढ़ जाता है और उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्रियाशीलता बहुत कम हो जाती है और ये जलाने से भी मिट्टी के भौतिक और रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। मृदा अपरदन दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक अपरदन जिसको नेचुरल इरोजन कहते हैं। यह अपरदन सामान्य होता है, इसे जियोलॉजिकल भूगर्भीय इरोजन कहते हैं। इस प्रकार के अपरदन से कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि इसमें मृदा का अपरदन बहुत धीमी गति से होता है। दूसरा जो होता है त्वरित अपरदन, एक्सीलरेटेड इरोजन। मृदा अपरदन जब सामान्य गति से अधिक होता है तो ये विनाशकारी एवं अनुत्पादक हो जाता है, इसे त्वरित अपरदन कहते हैं। वायु अपरदन अब जैसे है तो इसमें यह अपरदन प्रायः तेज वायु, जब वायु का वेग ज़्यादा होता है, और ये मोस्टली जो होता है शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, वनस्पति विहीन क्षेत्रों में होता है। मृदा के कण तेज वायु के वेग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं एवं एक जगह पर जमा हो जाते हैं। वायु अपरदन की गति धीमी होने के कारण मृदा टीलों के रूप में जमा हो जाता है। ज़्यादातर राजस्थान और आपके हरियाणा, पंजाब में ये जैसे सैंड ड्यून्स बनते हैं, ये मिट्टी एक जगह जाकर के टीले का रूप धारण कर लेती है और इसको सैंड ड्यून कहते हैं। इस प्रकार के अपरदन में मृदा की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है। अब मैं आपको जल अपरदन के बारे में बताऊंगा। तो पानी से इरोजन होता है। जल द्वारा उत्पन्न मृदा अपरदन के निम्न उपवर्गों में वर्गित किया जा सकता है। पहला तो होता है उच्छल अपरदन, जिसको आप स्प्लश इरोजन कहते हैं। यह जल अपरदन का प्राथमिक अवस्था होता है, जहां वर्षा की बूंदें ऊपर से पृथ्वी पर गिरती हैं तो नग्न मिट्टी में छोटे छोटे कण बन जाते हैं। जल के वेग से गिरने के कारण ये छिन्न भिन्न हो जाते हैं और अपने स्थान से अलग हो जाते हैं। भूमि पर वर्षा की बूंदें सिर्फ कणों को छिन्न भिन्न नहीं करती बल्कि मृदा की सघनता के लिए भी उत्तरदायी होती हैं, जिससे जल शोधन क्षमता कम हो जाता है। वर्षा की बूंदों की ये डिपेंड करता है, अगर वर्षा की बूंदें कैसी हैं, बूंदों के गिरने का प्रचंडता क्या है, वर्षा के समय में वर्षा समय से प्रभावित होती है या नहीं होती है। ये दो तीन चीज़ें हैं जो कारक हैं जो इसके जो आपका वाटर इरोजन है या जिसे
आप उच्छल अपर्दन करते हैं के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरा जो होता है परत अपर्दन, जिसको सीट इरोजन कहते हैं, ये कम ढलान वाले खेतों में तेजी से बढ़ने वाली वर्षा जल के प्रवाह द्वारा भूमि की ऊपरी सतह पर पानी के साथ कटकर बढ़ जाती है, अतः मृदा की उर्वरता में ह्रास के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसमें कभी कभी सूक्ष्म और नलिकाएं छोटी गली बनती हैं और इस आवर्तन में ऊपरी सतह की मिट्टी धीरे धीरे बह जाती है और मृदा का रंग हल्का हो जाता है। तीसरा टाइप का अपर्दन होता है रील अपर्दन। ये इस अपर्दन में छोटी छोटी नलियां बनने लगती हैं जो बाद में चौड़ी एवं गहरी हो जाती हैं। सिल्ट मृदा इस तरह के अपर्दन से अधिक प्रभावित होता है। ये अपर्दन ढालू या खाली भूमि में अधिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपर्दन होता है गली अपर्दन, या जिसको हम नलिका अपर्दन कहते हैं। ये रील अपर्दन की भांति अंतिम अवस्था है। इसमें समय से अपर्दन का सुधार न करने से और नलिका गहरी एवं चौड़ी हो जाती है एवं मृदा कृषि के योग्य नहीं रह जाते हैं। अब ये नेक्स्ट है सरिता तीर अपर्दन, जिसको स्ट्रीम बैंक इरोजन कहते हैं, जो नदियां अपने किनारे की मिट्टी को कटाव करती रहती हैं, जिससे बरसात में भीषण बाढ़ आ जाती है एवं सर्वाधिक क्षति होती है। और उसके बाद जो है दूसरा जो इरोजन होता है समुद्र तट अपर्दन या सी शोर इरोजन। यह कटाव वायु तथा जल की संयुक्त प्रभाव से होती है। समुद्र से जल की लहरों से तेज वेग के कारण किनारे की मृदा का कटाव हो जाता है, जो शुष्क होने पर तेज वायु में स्थानांतरित हो जाती है। केरल और मद्रास में इस तरह के कटान अधिक होते हैं। और नेक्स्ट जो इरोजन होता है स्लिप इरोजन। इसमें जल से संतृप्त मृदाओं की भूकंप तथा गुरुत्व बल के कारण प्रभाव से बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक करके नीचे पहुंच जाती हैं, लैंड स्केपिंग जिसको कहते हैं। ये स्लिप अपर्दन होता है। इसमें जो बड़े चट्टान होते हैं वो खिसक करके नीचे चले जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। अब वायु अपर्दन के बारे में हम बताएंगे। ये 3 तरह के होते हैं। एक जिसको सेल्टेशन कहते हैं या उत्परिवर्तन। इस प्रकार के मृदा संचालन प्राय 0.10 से 0.15 व्यास के कणों के स्थानांतरण से होता है। मृदा कणों पर वायु दाब के द्वारा उत्परिवर्तन होता है। दूसरा जो होता है वो सस्पेंशन या निलंबन। इसमें महीन रेत का संचालन वायु के विशिष्ट संचालन द्वारा निलंबित कण अपने मूल स्थान से काफी दूरी पर चले जाते हैं, परंतु उत्परिवर्तन से मृदा कण प्राय अपने स्थान पर ही रहते हैं। सरफेस क्रीप ये सतह निसर्पण होता है। इसमें 0.5 सेंटीमीटर वाले कण या 1 मिलीमीटर से कम वाले कणों का संचालन में कण आपस में टकराकर मृदा सतह पर फैल जाते हैं। अब वायु अपर्दन के रूप क्या क्या फॉर्म्स हैं। एक एफ्लूशन है। यह वायु अपर्दन महीन दानेदार मृदाओं में होता है। अपर्दन बलुई मृदा में अधिक होता है। इस प्रक्रिया में मृदा कण वायु वेग के कारण उड़ जाते हैं। इसमें मृदा की सतह पर फैलाव होता है। दूसरा बहिर्वेदन या एक्सट्रक्शन होता है। इस प्रकार का अपर्दन भारी एवं कणों वाली बलुई मिट्टी में होती है। मृदा कण भारी होने के कारण हवा के दाब से नहीं उड़ पा सकते हैं और वायु अत्यधिक वेग से इन कणों का स्थानांतरित कर सकती है। और नेक्स्ट होता है डिटेक्शन, जिसको जहाँ मेड़बंदी की गई है मृदाओं में वायु अपर्दन का यह रूप पाया जाता है, जिसमें वायु के प्रभाव के कारण मेड़ों के ऊपर के कण फिसल कर खेतों तथा नलियों में जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट है एफ्लेशन। इसमें वायु मृदा के महीन कण हवा के साथ उड़ जाते हैं, जो अपर्दित क्षेत्र के बाहर किसी दूसरे स्थान पर जमा हो जाते हैं। ये महीन कण हवा के साथ सैकड़ों मील दूर चले जाते हैं। इसमें सिल्ट तथा पतले कणों का स्थानांतरण अधिक होता है। मृदा में वायु के मोटे कण ही रह जाते हैं। अब जो है अपघर्षण या एब्रेशन, प्राय ढेलेदार मृदाओं में इस प्रकार का अपर्दन होता है। वायु के प्रत्यक्ष प्रभाव से ढेले धीरे धीरे खिसकते रहते हैं और अलग हुए कण उत्पत्ति द्वारा स्थानांतरित होते रहते हैं। अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में बताएंगे।
देखिए एक इक्वेशन, ये समीकरण मैं दे रहा हूँ, E इज इक्वल टू एफ इन ब्रैकेट CL VTSH। E मीन्स इरोजन अपरदन, F मीन्स फैक्टर कारक, CL मीन्स क्लाइमेट जलवायु, V मीन्स वेजिटेशन और T मीन्स टोपोग्राफी और S मीन्स सॉइल, S माने ह्यूमन फैक्टर। सो ये डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले होते हैं। अब जलवायु, इसमें अधिक वर्षा या अधिक हवा, जहाँ भी वर्षा अधिक होती है, जो जहाँ पर अधिक रेनफॉल होता है वहाँ पर मिट्टी का अपरदन, जल अपरदन अधिक होता है। जहाँ कम वर्षा होती है कम अपरदन होता है। वर्षा की मात्रा एवं प्रचंडता अधिक होने पर अपरदित होती रहती है मिट्टियाँ। दूसरा तापक्रम, जो वैकल्पिक तापन और प्रशिक्षण, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग जो होता है चट्टानों में, चट्टानों से वालुम घटते हैं और वालुम बढ़ते हैं। इसके वजह से चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और चट्टानों में पानी जमा हो जाता है। मोस्टली ये जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ काफ़ी कम ताप पड़ता है, ऐसे स्थानों पर पानी जाड़े में क्या होता है कि दरारों के बीच में बर्फ जम जाते हैं और जैसे ही तापक्रम बढ़ता है पानी का पिघलना होता है तो उसके साथ चट्टान के बीच की जो नलिका बनती है उसका जो है अपरदन होने लगता है। धीरे धीरे चट्टान कमजोर जाती है और खिसकने लगती है। तीसरा स्थलाकृति टोपोग्राफी, ढाल अधिक होने पर जड़ का अपरदन अधिक होता है। यदि ढाल की मात्रा 4 गुना बढ़ जाती है तो ढाल पर जल बहने की गति दुगनी हो जाती है। वनस्पतियों का आवरण से मृदा जल का अपरदन कम होता है। अगर वनस्पतियां की जड़ें मृदा को जल अपरदन होने से रोकती हैं, मान लीजिए कोई मिट्टी नग्न है जिसमें आपका वनस्पति नहीं है तो वहाँ ज़्यादा अपरदन होता है। मानवीय कारक जो ह्यूमन इंटरफेरेंस सबसे ज़्यादा, इसके वजह से ये जो है जिससे होता है ये जुताई का ढंग, फसल उगाने का ढंग, फसल चक्र का प्रभाव और कार्बनिक पदार्थ। आप जुताई का ढंग जो होता है गलत ढंग से करते हैं, पता चला कि स्लोप के अनुसार आप खेती कर रहे हैं, जहाँ स्लोप है उसी पर जुताई करते जा रहे हैं। फसल उगाने का ढंग, आप फसल जो है एक ही बार वही फसल धान गेहूँ ले रहे हैं। दूसरा जो है फसल चक्र का प्रभाव, फसल चक्र नहीं अपनाते। तीसरा जो है इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ की कमी हो जाती है जिससे मिट्टी में जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की वो कम हो जाती है और जैसे ही जल का प्रचंड वेग मिट्टी पर पड़ता है उससे ये मृदा जो है अपरदित हो जाती है। जैविक कारक, मृदा में रहने वाले जीव जैसे केचुआ, चूहे आदि अपरदन को प्रभावित करते हैं। मृदा में अन्य जीव बिल बनाकर रहते हैं जिससे मृदा अपरदन में वृद्धि होती है और अन्य कारक हैं जैसे पौधे, पत्थर और इमारत जल के बहाव को कम करते हैं जिससे अपरदन कम होता है। मृदा अपरदन का प्रबंधन कैसे करेंगे या संरक्षण कैसे करेंगे? जैविक विधि है, जैसे कृषि संबंधी क्रियाएं हैं। एक तो भू परिष्करण, उत्पादन की विधियां एवं खाद का प्रयोग, जो आप मैन्योर दे रहे हैं या जो फर्टिलाइजर दे रहे हैं और जो आप खेती या जुताई या टीलेज ऑपरेशन कर रहे हैं वो आपका उचित विधि से करना चाहिए। और अगर आप ये तीनों चीज़ें भू परिष्करण सही कर रहे हैं और मिट्टी में खाद और उर्वरक का प्रयोग आसानी से कर रहे हैं तो आप निश्चित जानिए कि मिट्टी में जो उर्वरता का प्रबंधन, ये मिट्टी का में उपरदन जो है इरोजन कम होगा और मिट्टी में जो है नेक्स्ट विधि जो है यांत्रिक विधि है। यांत्रिक विधि से आप वृक्षारोपण, मतलब जहाँ पर खाली है ऐसी जगह है वहाँ पर आप वृक्षारोपण करें तो वृक्षारोपण करने से ज़्यादा पानी जो बरसता है वृक्ष पर पड़ता है, नीचे नहीं जाना पड़ता है, जिससे कि आपका जो है मृदा अपरदन नहीं हो पाता है। कंटूर फार्मिंग, ये ढाल वाली भूमि के कंटूर रेखा के अनुसार जो रिज एरिया है उससे खेती करना चाहिए। ढाल के विपरीत खेती करने से कण रह जाते हैं जिससे जल की गति से रुकावट आती है। भू परिष्करण क्रिया में शुष्क क्षेत्रों में भू परिष्करण उथली जुताई करना चाहिए और यहाँ गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए। मल्चिंग ये होता है कि जैसे आपके जो भी क्रॉप रेसिड्यू जो है फसल अवशेष हैं या उसको जब आपका खेत खाली है तो बिछा देते हैं ताकि रेजिडुअल मॉइस्चर जो है ख़त्म न होने पाए। कहीं कहीं प्लास्टिक की भी मल्चिंग करते हैं जिससे कि आपकी मिट्टी में जो शुष्क क्षेत्र में है
वहाँ के जो रेजिडुअल मॉइस्चर हैं वो ख़त्म नहीं होते। फसल चक्र आपको जैसे अपनाना चाहिए, जैसे आप धान गेहूँ ले रहे हैं उसके बाद जो है मिश्रित फसलें लेना चाहिए, दलहनी फसलें भी लेना चाहिए, ताकि एक ही लेवल से एक ही स्तर से जो है पोषक तत्व पौधे न लें और आपका फसल चक्र अच्छा बना रहे। और पट्टियों का पर उत्पादन करते हैं, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर आप देखेंगे गेहूँ में लोग करते हैं, आप उसमें फिर खेती करते हैं तो उससे अपरदन कम होता है और मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, जहाँ कंटूर है, जहाँ पर ढलान है या वहाँ पर ही आप स्ट्रिप में बना करके फसलें उगाते हैं। ढाल के लंबवत कंटूर रेखा पट्टियों में फसल उगाते हैं। प्रेषित स्ट्रिप क्रॉपिंग, आप फार्म पर भी छोटे छोटे ये क्यारियाँ बना करके भी फसल ले सकते हैं। पवन स्ट्रिप क्रॉपिंग, जो पवन है उसके विंड के ब्रेक के अनुसार उनका किधर प्रचंड है उसके एंटी डायरेक्शन में जो है स्ट्रिप बनाते हैं, पट्टियाँ बनाते हैं और फसल उगाते हैं। प्रमुख फसलों के साथ घास की फसलों का उगाना चाहिए। मृदा अपरदन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर जहाँ ज़्यादा हो रहा है तो आप घास वाली फसलें उगाइए तो मृदा का अपरदन कम होता है। और वृक्षारोपण भी बहुत ही, जैसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन है या वनों की कटाई हो रही है वहाँ पर वृक्षारोपण अवश्य करें। एक यांत्रिक विधियाँ हैं, एक तो मृदा जल धारण एवं शोषण की वृद्धि करना, उसको करना चाहिए। दूसरा, बड़े ढाल के छोटे छोटे ढाल में विभाजित करना चाहिए। जो बड़े ढाल है उसको आप जुताई या बहु परिश्रम क्रियाओं से छोटे छोटे ढाल में बनाएं। थाला बनाना और सिंचाई के लिए जैसे थाले बनाते हैं, थाले बना के सिंचाई करते हैं उसको करें। कठोर परत को तोड़ना, कभी कभी मिट्टी में कठोर परत आ जाती है, क्ले और उसकी जो है चूना की परत आ जाती है तो उसको तोड़ना चाहिए। कंटूर वेदी बनाना, पानी के बहाव की सीधे ढाल की ओर रोकना, उचित जल निकास का प्रबंध करना, अपरदन का नियंत्रण और अधिक ढाल वाली भूमि में खेती योग्य बनाना, ये क्रिया मतलब जो है वो परीक्षण की क्रिया करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। बेंच वेदिका, और ये जो है आपके बेंच वेदिका बनाते हैं पहाड़ों पर ज़्यादातर। कंटूर खाई खोदना, कंटूर की जो है खाई खोद करके उसको ठीक करते हैं। पाइप निर्मित नालियों या अन्य कृत्रिम नालियों के निकास की व्यवस्था करना। प्रक्षेत्र तालाब, जहाँ पर रेनफेड एरिया है, आप जहाँ भी देखेंगे कि अगर ऊपर ये जो अपलैंड है नीचे लोलैंड है तो वहाँ पर लोलैंड एरिया में है उसको फार्म पांड बनाते हैं और पानी जब बरसता है तो पानी ऊपर से बह करके नीचे फार्म पांड में आता है और ये फार्म पांड में जब पानी की कमी होती है तो उसे आप प्रबंधन के लिए, जल प्रबंधन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सरिता तीर रक्षा की जगह पर वहाँ वनस्पतियाँ, पुलियाँ या पत्थर द्वारा रोकना। आप जहाँ नदियों किनारे देखते होंगे तो ये कटाव रोकने के लिए बड़े बड़े जो पत्थर बिछा देते हैं और वो कंकड़ बिछा देते हैं और उस पर वनस्पतियाँ उगाते हैं तो इससे जो है कटाव रुकता है। वायु प्रदूषण को प्रभावित करने वाले कारक एक जलवायु है। इसमें वायु की प्रचंडता के कारण ज़्यादा, अगर प्रचंडता ज़्यादा है तो इरोजन कम होगा, अगर वायु एक कम है तो कम इरोजन होगा। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता अधिक होने पर अपरदन कम होता है, आर्द्रता कम होने पर अपरदन ज़्यादा होता है। वर्षा एवं सूखा, बरसात में वायु अपरदन कम तथा सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में अधिक होता है। मृदा कारक, कणाकार संरचना, कार्बनिक पदार्थ, नमी की मात्रा अपरदन को प्रभावित करते हैं। क्ले मृदा में कम एवं बलुई मृदा में अपरदन अधिक होता है। भूमि की सतह वनस्पतियों से ढकी मृदा में कम अपरदन होता है। वायु अपरदन का नियंत्रण करने के लिए आपके विंड ब्रेक लगाने पड़ते हैं। कभी आप हरियाणा पंजाब के एरिया में जाइए तो देखिए क्या करते हैं कि ये अपने फसल के चारों तरफ जो है ये विंड ब्रेक लगाते हैं, ऐसे पेड़ लगाते हैं जो लंबे हों और हवा को रोक सकते हैं। और वहाँ ज़्यादा ये प्रथा है कि ये उसमें ढांचा चारों तरफ मेड़ की चारों तरफ लगाते हैं। जब पानी या वायु बरसता है तो ये जो है विंड ब्रेक का काम करते हैं। अंतःकर्षण, और जो आप खेती कर रहे हैं जो डीप रूटेड क्रॉप है उसको अगर लेंगे तो अपरदन कम होगा, जैसे कपास है, मक्का है, ये सब लेना चाहिए। घनी उगने वाली फसलों का उगाना, जो डेंस वो फ्लावर है, ये डेंस फसलें हैं उनको उगा करके आप इसको रोक सकते हैं।
झाड़ी एवं वृक्ष क्या लगा करके आप भी वायु अपर्दन को रोक सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब पानी हवा चलता है तो झाड़ी एवं वृक्ष जो है उसको बचाते हैं। कर्षण क्रियाएं जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग है, घास लगाकर अपर्दन कम करना, तो इसमें जैसे इसको ले फार्मिंग करते हैं घास उगाने को, तो ये क्रिया अपनाना चाहिए। मुख्य अपर्दन के प्रभाव भूमि निम्नीकरण। असल में जैसे ही अपर्दन होता है, मैंने बताया होगा कि आपको डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन कितना होता है ये मैंने आपको बता दिया था कि करीब 50% डिग्रेडेशन होता है। मृदा उत्पादन में ह्रास होता है, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो घुल करके अपर्दन के साथ, पानी के साथ या वायु के साथ चला जाता है, इससे मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है। और बाढ़, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर इरोजन का प्रबंध नहीं है, बाढ़ आता है, और कभी कभी क्या होता है कि सड़क एवं जलमार्ग जब बढ़ाते हैं तो अवरुद्ध होता जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी होती है, वनस्पति आच्छादन में कमी होती है, और पर्यावरण प्रदूषण को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचता है, और जैव विविधता का भी ह्रास होता है। जैव विविधता का मतलब यह है कि कोई भी चीज़, जैसे धान की कई प्रजातियां हैं, देखें पहले 300-400 प्रजातियां होती हैं, अब सिमट के बहुत कम हो गई हैं। पहले हम लोग बारले और ये जो है मड़ुआ और ये सांवा उगाते थे, ये सब प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। तो ये जैव विविधता का विलुप्त होना है, ये इरोजन की वजह से ही होती है। आप देखें जो है विभिन्न मृदाओं में जल अपर्दन के मृदा उत्पादन के अनुमति के अनुमानित ह्रास के बारे में मैंने दिया है। अगर ये मृदा अपर्दन वर्ग नगण्य है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है, बस काली मृदा में थोड़ा बहुत जो है उत्पादन में 5% का होता है। उसी तरह से अल्प मृदाएं हैं, इसमें 5 से 10% मृदा ह्रास होता है, और जलोढ़ में जो है 5% होता है, काली मिट्टी में 5 से 10% होता है, और लाल में 10 से 15% होता है। सामान्य मिट्टी में मृदा ह्रास टन में 10 से 20 टन प्रति एकड़ होता है पर ईयर। 5 से 10% ये ह्रास होता है उत्पादन, 10 से 25% ह्रास होता है, और 15 से 20% ह्रास होता है। प्रबल मृदा में 20 से 40 टन प्रति एकड़ प्रति ईयर जो है मृदा का ह्रास होता है, और 10 से 25% जो है जलोढ़ मृदा में उत्पादन कम होता है। 25 से 50 जो होता है वो काली मृदा में होता है, और लाल वाले में 750 होता है। जो प्रचंड मृदा होती हैं, इसमें 40 से ऊपर जो है ये टन प्रति एकड़ जो है ह्रास होता है, और इसमें उत्पादन जो होता है 25 से 40% जो एलोवियल सॉइल है उसमें होता है, और ब्लैक सॉइल में ये 75 होता है, और इसका लाल वाले में इसका अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा, ब्रीफ करूंगा कि उपसंहार करूंगा, कंक्लूड करूंगा। भारत में लगभग 150 मिली हेक्टेयर भूमि कटाव की समस्या से ग्रसित है। इसमें 111.26 मिली हेक्टेयर जल अपर्दन था, 38.74 मिली हेक्टेयर वायु अपर्दन से प्रभावित है। जल अपर्दन के संरक्षण के लिए प्रायोगिक जैविक एवं यांत्रिक विधियां जैसे कंटूर फार्मिंग, भू परिष्करण, फसल चक्र, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ले फार्मिंग तथा थाला बनाकर कंटूर विधि बनाकर उचित जल निकास एवं वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा सुधारा जा सकता है। अपर्दन के वायु वेग को कम करने के लिए विंड ब्रेक, अंतःकर्षण, घनी फसलें उगाकर, मल्चिंग करके या यांत्रिक विधियों को अपनाकर इसका संरक्षण कर सकते हैं। जल एवं वायु अपर्दन के अनेक दुष्परिणाम जैसे भूमि का निम्नीकरण, मृदा उत्पादकता के ह्रास, बाढ़ आना, सड़क एवं जल मार्गों का अवरोध तथा वनस्पतियों के आच्छादन एवं जैव विविधता में कमी आ जाती है। अब ये पूरे लेक्चर से आपको सीखने को क्या मिलता है, इसके प्रतिफल क्या होता है। अंत में विद्यार्थियों को मृदा अपर्दन के प्रकार, विशेषताएं, प्रभाव, सुधार तथा संरक्षण की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर मृदा विज्ञान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये मैंने पूरा लेख कई किताबों से लिया है। एक तो किताब मेरठ सिंह एंड संदीप सिंह मृदा विज्ञान की है, उससे लिया है। वीसी श्रीवास्तव मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉइल से लिया है। ध्रुव नारायण राम बाबू
सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इन इंडिया ICAR पब्लिकेशन से लिया है। तेजवानी एवं सहयोगी 1975 सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च ICAR नई दिल्ली पब्लिकेशन से लिया है। थैंकफुल। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो मैं PPT भेजा हूँ और ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको एक बार जरूर देखें और आपका जहाँ भी शंका हो उसको नोट कर लें। अब जब वेबिनार में मैं आज बोलूँगा तो आप उसे जो है 3:30 से 4:30 तक, तो उसमें आप कोई शंका हो तो उससे पूछ सकते हैं और आप इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन आ जाता है।